देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पाठ्यक्रम का अर्थ और पाठ्यक्रम की विशेषताएं, और साथ ही ये देखा था कि पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और अध्ययन की विषय वस्तु में अंतर क्या है। सब कुछ समझ में आ गया? आवाज आ रही है आप सबको? जी सर। तो आगे बढ़ा जाए। जी सर। तो आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो देखिए, जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं या रचना करते हैं, तो उस समय हम जो पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत हैं उनको जो है दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम की रचना करते हैं। तो देखिए, उनमें से सबसे पहला है पाठ्यक्रम का सिद्धांत आपका रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि के सिद्धांत का विशेष महत्व है, क्योंकि बालक उन्हीं बातों, तथ्यों एवं घटनाओं को पढ़ना एवं सीखना चाहते हैं जो उन्हें रुचिकर प्रतीत होती हैं, या जिन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है वही चीज़ें बालक सीखना चाहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सरल, रुचिकर एवं जीवन से संबंधित विषय वस्तु को ही पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अधिक रुचि लेंगे। ठीक है। तो जो रुचि का सिद्धांत है ये हम लोगों को बताता है कि जब भी पाठ्यक्रम की रचना हो उस समय जो छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, उनकी रुचियां हैं, उनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। ठीक है। और ये भी ध्यान रखा जाए कि जो पाठ्यक्रम में जिन चीज़ों को रखा जाए वो सरल हो, रुचिकर हो और उनके जीवन से संबंधित विषय वस्तु को ही समाहित किया जाए। इससे क्या होगा कि इससे अधिक से अधिक छात्र रुचि लेंगे। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट सिद्धांत है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। हिंदी में पाठ्यक्रम निर्माण करते समय क्रियाशीलता के सिद्धांत को भी दृष्टिगत रखना चाहिए, क्योंकि बालक स्वभावतः क्रियाशील होते हैं। बालकों की इन प्रवृत्तियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए पाठ्यक्रम ऐसी विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए जिसमें बालकों को क्रिया द्वारा सीखने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। इसके लिए पाठ्यक्रम में रचनात्मक क्रियाओं जैसे मॉडल है, चित्र है, रेखा चित्र, ठीक है, बनाना इत्यादि को जो है विशेष स्थान देकर पाठ्यक्रम को रुचिकर, सहज और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत देखिए, उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है आपका? उपयोगिता का सिद्धांत। हिंदी का पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगिता के सिद्धांत को भी विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि बालक जीवन के उपयोगी विषय वस्तु को ही पढ़ने में रुचि लेते हैं। अतः पाठ्यक्रम के हिंदी के पाठ्यक्रम में उपयोगिता के सिद्धांत को दृष्टिगत रखकर बालकों के भावी जीवन के लिए उपयोगी हिंदी की विषय वस्तु को समाविष्ट करना चाहिए। इससे छात्र हिंदी शिक्षण में विशेष रुचि लेंगे। जब हम ये ध्यान रखेंगे कि छात्रों के लिए, छात्रों के जीवन के लिए कौन सी चीज़ें जो है या कौन सी विषय वस्तु उपयोगी है, ठीक है, अगर हम उसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखेंगे तो निश्चित रूप से वो छात्रों के लिए जो है उपयोगी होगी और वो हिंदी विषय में रुचि लेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत देखिए, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए, जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत को। इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम में इस प्रकार की घटनाएं, तथ्य, क्रियाएं एवं समस्याएं सम्मिलित की जानी चाहिए जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बालक के वास्तविक जीवन से संबंध हो, ताकि बालक अपनी भावी जीवन की विभिन्न समस्याओं को
भली भांति समझ सके और उनका समाधान खोज सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिद्धांत है आपका वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो थ्योरी है साइकोलॉजी में, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? वैयक्तिक विभिन्नताएं। कोई भी दो बालक भले जुड़वे क्यों ना हो, वो जो है रंग, रूप, आकार, रुचि, अभियोग्यता इत्यादि में जो है आपस में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, आपस में भिन्न होते हैं। इसलिए जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो छात्रों की जो वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज, वो ध्यान में रख कर ही पाठ्य वस्तु का निर्माण करें। हिंदी की विषय वस्तु में भी वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर ही संकलन किया जाना चाहिए। हिंदी की विषय वस्तु में भी संकलन किया जाना चाहिए, जिससे सभी छात्र समान रूप से ज्ञान अर्जित कर सकें। जब हम वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है लाभान्वित होंगे, और जो हमारा निष्पादन स्तर है, ठीक है, आउटपुट है, ठीक, वो हमें अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, या उच्च स्तर का प्राप्त होगा, अगर हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्य वस्तु का निर्माण करते हैं या पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिद्धांत है आपका समन्वय का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में समन्वय के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हिंदी का अपने विषय के अंतर्गत एवं अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित किया जा सके। यहाँ पर बात हो रही है पाठ्यक्रम निर्माण के समय समन्वय के सिद्धांत को भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हिंदी का अपने विषय के अंतर्गत और अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित किया जा सके। मैंने आपको बताया है हिंदी का जो है अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, जिसमें से हम लोगों ने चर्चा किया था, एक तो हम हिंदी को हिंदी में जो विधाएं हैं या हिंदी विषय के अंतर्गत ही सहसंबंधित कर सकते हैं, और दूसरी जो है हम हिंदी को दूसरे विषयों के साथ भी सहसंबंध कर सकते हैं। तो ये जो समन्वय का सिद्धांत है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो है इस बात को ध्यान रखना होगा। इससे छात्र हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इससे अन्य विषय उन्हें भार स्वरूप प्रतीत नहीं होते तथा वे हिंदी के प्रति अधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सिद्धांत है आपका पाठ्यक्रम निर्माण का विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। क्या है? विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में विविधता एवं लचीलेपन के सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों की रुचियां एवं आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अतः हिंदी के पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु का समायोजन किया जाना चाहिए जिससे पाठ्यक्रम में विविधता और लचीलापन बना रहे और समयानुसार उसमें अन्य नवीन तथ्यों तथा घटनाओं को भी सम्मिलित किया जा सके। ठीक है, अब देखिए विविधता एवं लचीलेपन के सिद्धांत के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है, वैयक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकार करने और वैयक्तिक आवश्यकताओं एवं रुचियों का अनुकूलन करने के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकार करने और वैयक्तिक आवश्यकताओं एवं रुचियों का अनुकूलन करने के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका सिद्धांत है अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत।
पाठ्यक्रम निर्माण के अन्य प्रमुख सिद्धांत अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य छात्रों को अवकाश के सदुपयोग के लिए प्रशिक्षित करना है। अतः हिंदी के पाठ्यक्रम में इस प्रकार की विषय वस्तु को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे छात्र अवकाश के समय में संलग्न रहकर उच्च ज्ञानार्जन कर सकें। इससे छात्रों में अपने भावी जीवन में समय के सदुपयोग की आदत पड़ेगी। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस संदर्भ में लिखा है कि पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल कार्य के लिए वरन अवकाश के लिए भी प्रशिक्षित करने के लिए बनाया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल कार्य के लिए वरन अवकाश के लिए भी प्रशिक्षित करने के लिए बनाया जाना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए, फिर जिसको जहाँ कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का जो पहला सिद्धांत हम लोगों ने डिस्कस किया है वो रुचि का सिद्धांत है। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत, और चौथा है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, और पांचवा है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, छठवां है समन्वय का सिद्धांत, सातवां है विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, और लास्ट है आपका अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। अब आप लोग बताइए, अगर किसी भी सिद्धांत में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई भी छात्र। बताइए, आवाज आ रही है मेरी? सर जो विविधता का सिद्धांत है एक बार फिर से सर बता दीजिए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा आनंद। विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। विविधता से तात्पर्य है, पहले आप विविधता से मतलब समझ लीजिए कि जो वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं हमारी जो बालक हैं वो आपस में एक समान जो है नहीं होते हैं, भले वो जुड़वे बालक क्यों ना हो, ऐसा मनोविज्ञान मानता है। ठीक है, वो कहता है कि जो बालक हैं उनकी रुचि, रंग, रूप, आकार, ठीक है, उनकी योग्यता, ठीक है, बल्कि सीखने की गति, बहुत सारे स्टेप हैं जिनके आधार पर वो भिन्न पाए जाते हैं। इसलिए जो हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें उसमें जो है विविधता रखें, मतलब कई तरह की चीज़ें रखें, हर एक लर्नर को ध्यान में रखकर। ठीक है, मतलब प्रत्येक लर्नर को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। और दूसरी बात इसमें इंक्लूड है लचीलेपन का सिद्धांत। मतलब अगर हमें ज़रूरत पड़े पाठ्यक्रम में कुछ फेरबदल करने की तो उसे हम कर सकें, कोई नई चीज़ हमें शामिल करना है तो उसे हम शामिल कर सकें। ठीक है, अगर उस पाठ्यक्रम से हमें कोई चीज़ हटाना है तो हटा सकें। तो विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत यही है कि अगर हमने पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो जो छात्रों की रुचियां एवं आवश्यकताएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, इसलिए हमें जो है ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें, ठीक है, तो सभी छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी की रुचियों को ध्यान रखते हुए और उस पाठ्यक्रम में लचीलापन हो। ठीक है, लचीलापन से क्या होगा कि समयानुसार उसमें हम अन्य तथ्यों को समाहित कर सकते हैं, घटनाओं को सम्मिलित कर सकते हैं, और कोई चीज़ें अगर हमें उसे हटाना है, आउटडेटेड हो गई हैं, तो उसे हम पाठ्यक्रम से हटा सकें। अब बताइए आनंद। थैंक यू सर। और कोई विद्यार्थी, कोई और सिद्धांत किसी को समझ में ना आया हो? बताइए, देख लीजिए एक बार। रुचि का सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में हम लोगों ने डिस्कस किया है रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। बताइए
अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। हाँ उद्धारक, बताओ बेटा। सर समन्वय का सिद्धांत एक बार देखो बता बेटा, दीजिए। समन्वय का सिद्धांत ये है, कोऑर्डिनेशन से इसका संबंध है। जैसे हिंदी विषय का आप पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं ना, तो जी हिंदी सर। विषय का हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हिंदी का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, कोरिलेशन जी पढ़ा सर। था, जी जिसमें से सर। दो दो तरह का सहसंबंध पढ़ा था, याद है आपको? कौन कौन सा दो तरह का सहसंबंध होता है? एक क्षैतिज सहसंबंध था और एक, बताइए, एक क्या था? उद्धारक पढ़ा दिया है ना? सर याद नहीं आ रहा है इसमें। और कोई विद्यार्थी बताए। सहसंबंध पढ़ा था, हिंदी का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, बताइए भाई, बताओ आप लोग। आकाश, बताइए, कोरिलेशन पढ़ा था ना, हिंदी का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। यस सर, कितने पढ़ा। प्रकार, कितने सर प्रकार का पढ़ा था सहसंबंध बताया था? सर, 9 प्रकार का। 9 प्रकार का। सर हिंदी का अन्य विषयों के साथ संबंध से, हिंदी का संस्कृत के साथ, हिंदी का भूगोल के साथ, यही सब अच्छा बताया अच्छा, था। नहीं नहीं नहीं, वो विषयों की बात नहीं बेटा कह रहे, अच्छा हम ये कह रहे हैं कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। अच्छा जी सर। सर रुकिए, रिवाइज कर रहे हाँ हाँ, देख लीजिए सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, ये हमने आपको बताया था, है ना? चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं। सहसंबंध हमने आपको 2 प्रकार का बताया था। एक तो एक ही विषय में सहसंबंध, ध्यान दीजिएगा, एक बताया था एक ही विषय में सहसंबंध, और दूसरा हमने सर बताया एक है था विभिन्न विषयों में विभिन्न साथ विषयों संबंध में, सर। विभिन्न विषयों में सहसंबंध। तो देखिए, एक ही विषय में सहसंबंध क्या है? इसमें एक ही विषय के विभिन्न भागों तथा तथ्यों में संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है। जैसे हिंदी का साहित्य अत्यंत व्यापक है ना? गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण, रचना, इसकी विविध विधाएं हैं। अतः शिक्षण के समय हिंदी का विविध विधाओं के साथ जब समन्वय स्थापित किया जाता है, ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं? एक ही विषय के साथ संबंध। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, हिंदी गद्य के किसी पाठ में व्याकरण का ज्ञान कराना, अगर हम हिंदी गद्य पढ़ा रहे हैं और हिंदी गद्य का पाठ पढ़ाते हुए हम व्याकरण का ज्ञान कराएं, तो इसे इसे कौन सा सहसंबंध कहेंगे? ऊर्ध्वाधर सहसंबंध। नोट कर लीजिएगा, जो एक ही विषय में सहसंबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर सहसंबंध। उद्धारक, जी सर, नोट किया था सर, मिल गया, याद जैसे हो गया। हिंदी गद्य के किसी पाठ में व्याकरण का ज्ञान कराना, ये कैसा सहसंबंध है? ऊर्ध्वाधर सहसंबंध है। हाँ, अब ऊर्ध्वाधर दूसरा सर। है विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध। ठीक है, तो हिंदी को हम क्या करते हैं? अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करते हैं। जैसे करिश्मा बता रही थी कि संस्कृत के साथ सहसंबंध, भूगोल के साथ, इतिहास के साथ, कला के साथ, हस्तकला, प्रकृति अध्ययन इत्यादि विषयों के साथ हम जो है हिंदी का जो है सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, उसमें एक सिद्धांत आपका क्या है? समन्वय का सिद्धांत। तो समन्वय के सिद्धांत का जो तात्पर्य है वो यही है कि जो हिंदी विषय है आपका, हिंदी को अपने विषय के अंतर्गत एवं अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित किया जा सके। इससे क्या होगा? छात्र हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इससे अन्य विषय उन्हें भार स्वरूप प्रतीत नहीं होते हैं तथा हिंदी के साथ ही साथ वो उसको भी ग्रहण कर लेते हैं, उस विषय को भी। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है सहसंबंध स्थापित करते समय कि हमें उस विषय का जो स्पेशलाइजेशन है उसको नहीं, ठीक है, मतलब गहनता की बात नहीं करनी है, मतलब एक सामान्य अध्ययन, जनरल जानकारी, ठीक है, वो हम
इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। तो समझ गए आप क्या है समन्वय का सिद्धांत जी उदाहरक। सर। अब कोई जी सर। विद्यार्थी और कोई, किसी का कोई और प्रश्न? करिश्मा? जी सर। कुछ पूछना है बेटा? सर। रूबी? नो सर। सब समझ में आ गया? जी। अब मैं पूछ लूं आपसे, रूबी यस सर। बताइए क्या है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, एक्सप्लेन करिए। बताओ रूबी, अभी आप कह रही थी ना समझ में आ गया, तो बताइए फिर। आवाज आ रही है? सर हम बताएं? नहीं करिश्मा, अभी रूबी से पूछ रहे हैं। बताओ रूबी। आवाज आ रही है रूबी? चलिए हाँ आप बताओ करिश्मा बेटा, रहने दो। सर इस व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत ये कहता है प्रत्येक बालक जो होता है वो रंग रूप आकार सब में से भिन्न होता है, मतलब विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए शिक्षक को पाठ्यक्रम का निर्माण जो है बालकों की रुचियों को देखकर करना चाहिए, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको देखकर करना चाहिए, ये कहा गया जी है जी इसमें। जी जी ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छा जवाब आपका, एकदम सही। चलिए अब देखिए रूबी लगता है डिस्कनेक्ट हो गई प्रश्न पूछते ही, या आवाज नहीं जा रही या माइक्रोफोन नहीं ऑन हो रहा उनका, है ना। चलिए तो फिर किसी को और कुछ पूछना है या फिर क्लास को यहीं समाप्त करें, बताइए। आकाश? यस सर। बताइए। सर समझ में आ गया सर। चलिए तो फिर कल डिस्कस करेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है आपका हिंदी के पाठ्यक्रम संगठन के उपागम, पढ़कर आइएगा, ठीक है। हिंदी के पाठ्यक्रम संगठन के उपागम, ठीक है, सब लोग पढ़ के आइएगा और कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यहीं समाप्त करते हैं क्लास। जी सर। हाँ, जाइए आप लोग।